नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था फिनोल के स्थायित्व को। आज भी हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे फिनोल और अल्कोहल के स्थायित्व की हम तुलना कर रहे थे चार्ज के आधार पे। यानी जिसका चार्ज ज़्यादा था उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा थी, तथा रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण उसकी क्या हो रहा था, वही जो स्टेबिलिटी थी वो क्या थी, वही कम हो रही थी। इसी प्रकार से जिसका चार्ज कम था उसकी एनर्जी कम थी, रिएक्टिविटी कम थी, अर्थात वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फिनोल तथा फिनोक्साइड आयन के स्थायित्व की हम तुलना करेंगे। तो आज का आपका क्वेश्चन है कि फिनोल तथा फिनोक्साइड आयन के स्थायित्व की तुलना करो। स्थायित्व की तुलना करो कि इन दोनों में से किसका स्थायित्व ज्यादा है। हम आज इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, यदि मैं फिनोल की बात करूं तो फिनोल की स्ट्रक्चर ये हो गई। एक रिंग होगी जिसके एक कार्बन से OH समूह प्रेजेंट होगा। हमें पता है ऑक्सीजन पर यहाँ पे देखिए ऑक्टेंट कंप्लीट होने के लिए ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है। यदि मैं इसको इस प्रकार भी बना सकता हूँ, इस प्रकार से। यदि फिनोक्साइड आयन की बात करूं तो फिनोक्साइड आयन कब बनता है, जब यहाँ से H+ के रूप में निकलता है, अर्थात अपने इलेक्ट्रॉनों को इस ऑक्सीजन के ऊपर डोनेट करके निकलता है। तो ये हमारा फिनोक्साइड आयन हो गया इस प्रकार से। ये फिनोक्साइड आयन हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए आपको कॉन्जुगेटेड स्टेट क्या नजर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट कार्य करेगा, मीजोमेरिक, अर्थात यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट कार्य करेगा। तो आपको देखिए कॉन्जुगेशन, जो कॉन्जुगेटेड स्टेट नजर आ रही होगी फिनोल के अंदर, तो लोन पेयर नजर आ रहा होगा, फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा होगा, फिर डबल बॉन्ड नजर आ रहा होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा होगा, फिर सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा होगा और फिर डबल बॉन्ड नजर आ रहा होगा। तो अर्थात यहाँ पे जो कॉन्जुगेटेड स्टेट बन रही है, तो लोन पेयर का जब भी यदि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड यदि डबल बॉन्ड इस प्रकार से एकांतर क्रम में हो, तो लोन पेयर का शिफ्ट हमेशा किधर हो जाता है, जिधर क्या हो भाई, पाई इलेक्ट्रॉन हो या पाई बॉन्ड हो। इसी प्रकार से यदि ये कॉन्जुगेटेड स्टेट बन रही है तो नेगेटिव चार्ज का शिफ्ट किधर हो जाता है भाई, पाई बॉन्ड की तरफ हो जाता है। तो इन दोनों की यदि मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की यदि बात करता हूं, तो सबसे पहले हम फिनोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए ये लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट हो जाता है, जबकि ये बॉन्ड इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, इस प्रकार से। तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है, अब पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है अभी, नेगेटिव चार्ज। बाकी यहाँ पे बॉन्ड इस प्रकार से होंगे। अब आगे देखिए जो कॉन्जुगेटेड स्टेट बन रही है वो बन रही है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। तो ऐसी स्थिति में डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड का किधर शिफ्ट हो जाता है, पाई बॉन्ड की तरफ ही हो जाता है। तो ये पाई बॉन्ड है, इस प्रकार से इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो शिफ्ट है ये इस प्रकार से हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, जो हमारी कॉन्जुगेटेड स्टेट है यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, हमने इसको छोड़ दिया था। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज इस कार्बन की तरफ शिफ्ट और ये बॉन्ड इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो डबल बॉन्ड है इस प्रकार से आएंगे। बाकी संरचना जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है सेम रहने वाली है इस प्रकार से। और ये जो चार्ज है ये इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे वही कॉन्जुगेटेड स्टेट बन रही है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है।
तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का जो शिफ्ट होगा वो पाई बॉन्ड की तरफ हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो कॉन्जुगेटेड स्टेट, ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। तो ऐसी स्थिति में इस नेगेटिव चार्ज का शिफ्ट इधर होगा और इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या पाई बॉन्ड होंगे जो उधर शिफ्ट हो जाते हैं इस कार्बन की ओर। तो हमारे पास ये कॉन्जुगेटेड स्टेट हमें प्राप्त होती है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, बाकी शेष बचा ऐसे की ऐसे यहाँ पे लगा देते हैं। हमारे पास में ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो गई। अब देखिए आपको फिर नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। ऐसी स्थिति में ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और हमें ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। वापस से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, इस प्रकार से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ये बॉन्ड इधर आ जाता है इस प्रकार से। तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है एक प्रकार से डाइपोलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज है। खास बात यदि यहाँ पे मैं लिख दूं तो ये किस प्रकार की हैं, जो द्विध्रुवीय या मैं बाइपोलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इनको बोल सकता हूँ। बाइपोलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप हिंदी में समझिएगा द्विध्रुवीय अनुनादी संरचनाएं इस प्रकार से। यदि मैं आगे फिनोक्साइड आयन की चर्चा करता हूं तो फिनोक्साइड आयन में भी हमारे पास यहाँ पे जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो रही है वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इस कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होगा, इस बॉन्ड के ऊपर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। शेष अपन इस प्रकार से बॉन्डों को रिप्रेजेंट करेंगे। जो नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड स्टेट है हमारे पास यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज का शिफ्ट इधर होगा, फिर इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होते हैं इस प्रकार से। ये डबल बॉन्ड ऐसे की ऐसे है, बाकी ऋणावेश इस कार्बन के ऊपर और ये दोनों बॉन्ड इस प्रकार से होंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास वही कॉन्जुगेटेड स्टेट प्राप्त हो रही है। बस सिर्फ आपको बॉन्ड घुमाना आना चाहिए कि किस प्रकार से बॉन्डों को अपन शिफ्ट कराते हैं, बाकी सरल होता है ये आपको समझने में। तो ये देखिए ये डबल बॉन्ड है, बाकी ये वाला डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज और फिर इधर शिफ्ट हो जाता है। तो वापस से हम स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ही रेजोनेंस का प्रयोग करते हैं अपन। ऑक्सीजन पर फिर से नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल। देखिए आपको इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में दो आयंस नजर आ रहे होंगे, जबकि इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत केवल एक ही ऋण आयन उपस्थित है, इसलिए यहाँ पे और वो भी कौन सा है, नेगेटिव चार्ज अर्थात ऋणावेश उपस्थित है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इनको नेगेटिव चार्ज रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, या फिर इनको मैं हिंदी में लिख सकता हूँ ऋणावेशित अनुनादी संरचना। क्योंकि स्टेबिलिटी के दौरान हमें चार्ज को कम करना है। यदि यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है या रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है तो देखिए चार्ज कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज कम हो रहा है और यहाँ भी चार्ज कम हो रहा है। लेकिन हम कौन सी को ज्यादा प्रायोरिटी दें, तो देखिए यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, रेजोनेटिक जो स्ट्रक्चर है उनकी स्टेबिलिटी के आधार पर हम उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी का निर्धारण करेंगे। अब आप देख पा रहे हो इस बाइपोलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में, तो आप मोर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, इसके ऊपर आप क्या कौन सा चार्ज नजर आ रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज, जो कि एक अस्थायी या अनस्टेबल कंडीशन है ये, कि जब भी यदि ऑक्सीजन के ऊपर या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो कंडीशन उसको अनस्टेबल कर देती है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं इन दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को, तो इन दोनों में जो मोर स्टेबल या फिर अगर मैं बात करूं
अत्यधिक जो स्थायी प्राप्त हो रही है या अत्यधिक स्थायित्व प्राप्त कर रही है वो है ऋण आवेशित अनुनादी संरचनाएं। ये क्यों नहीं कर पा रही है? पहली बात तो ये बाईपोलर है, और बाईपोलर यहाँ पे केवल एक सिंगल ऋण आवेशित संरचना की तुलना में लेस स्टेबल है। और वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है। यदि इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ऐसी स्ट्रक्चर्स लेस स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। आप इनको बनाइएगा तो कैलकुलेशन ये निकलेगा, क्योंकि इसकी तुलना में देखिए दोनों में 5-5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनकी संख्या के आधार पे निर्धारण ना करके इसके आधार पे करेंगे यहाँ पे इसकी पोलर या नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स के आधार पे। तो हमें बात क्या निकल के आई सामने, जो द्विध्रुवीय यदि बाईपोलर जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो क्या है भाई? लेस स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पर क्या है भाई? पॉजिटिव चार्ज है, जबकि जो नेगेटिव चार्जेबल जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, या जो मैं कह देता हूँ यहाँ पे जो ऋणावेशित अनुनादी संरचनाएं हैं, अनुनादी संरचना ये क्या है? अधिक या मोर स्टेबल है या अधिक स्थायी है। तो ये जो बाईपोलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो लेस स्टेबल है या कम स्थायी है, जबकि ये किस में पाई जा रही है? फिनोल में। जबकि यहाँ पे ये किस में पाई जा रही है? फिनोक्साइड आयन में। तो लेस स्टेबल होने के कारण इसका जो रेजोनेंस इफेक्ट है या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स का जो रेजोनेंस जो इफेक्ट है, इसका जो प्रभाव है या इफेक्ट का जो प्रभाव है इसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जबकि इसकी तुलना में इसका जो रेजोनेंस इफेक्ट है ये क्या होता है भाई? अत्यधिक होता है। इसी कारणवश से जो फिनोल होता है, जो फिनोल, ये फिनोल क्या होता है भाई? फिनोक्साइड आयन की तुलना में लेस स्टेबल होता है। जबकि जो फिनोक्साइड आयन है, फिनोक्साइड आयन है, ये जो आयन है ये क्या होता है भाई? इसकी तुलना में मोर स्टेबल होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई? बाईपोलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। जबकि मैं बात करूं रेजोनेंस में तो जो नॉन पोलर जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं वो अत्यधिक स्थायी होती हैं। किनकी तुलना में भाई? पोलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की तुलना में। यदि आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से रेजोनेंस पढ़ा है तो यहाँ पे आप देखिएगा कि नॉन पोलर जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं वो मोर स्टेबल होती हैं बजाय किनके? पोलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के। जबकि यहाँ पे यदि ऑक्सीजन के या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ऐसी कंडीशंस उनको क्या बना देती हैं? लेस स्टेबल बना देती है। मैं होप करता हूँ कि आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।